बग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में और मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा। अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। आम के बाग में बग कीट का समेकित प्रबंधन। पिछेती फूलगोभी की उन्नत प्रभेद एवं रोपाई विधि पर जानकारी। अपने प्रदेश में जिन कृषकों ने आम का बगीचा लगा रखा है उसमें अभी मिली बग कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है, जो कि टहनियों एवं फूलों को क्षति पहुंचाकर उपज को कम करता है। अतः आज हम इस कीट की पहचान एवं समेकित नियंत्रण की जानकारी देंगे इस अंश के माध्यम से। आम के उद्यान सामान्यतः सभी जगह बड़े पैमाने पर आसानी से देखे जा सकते हैं। चूँकि प्रदेश में सर्दी का मौसम धीरे धीरे अपनी दस्तक दे रहा है और ऐसे मौसम में अक्सर आम के उद्यानों में मिली बग कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसे हम दहिया कीट के नाम से भी जानते हैं। यह कीट वृक्ष की कोमल टहनियों एवं पत्तियों का रस चूसता है, जिससे वृक्ष की वृद्धि एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और हमारे कृषकों को इस कीट के प्रबंधन की जानकारी न होने के कारण वह इसका समय रहते समुचित प्रबंधन नहीं कर पाते, जिससे यह कीट देखते ही देखते पूरे उद्यान में फैल जाता है। अतः किसान भाइयों, आप इस कीट का समुचित प्रबंधन किस प्रकार करेंगे, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। विगत के वर्षों में आम के बागानों में बढ़ती समस्याओं के फलस्वरूप लगातार नष्ट होते बाग हमारे भविष्य के उत्पादन पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या हम इस उत्पादन को बरकरार रख पाएंगे। किसान भाइयों, आम के बागानों में बढ़ती समस्याओं में कीट रूपी समस्या बड़ी विकराल है। वैसे तो आम के बागानों में कीटों की प्रकोप की एक विस्तृत श्रृंखला है, परंतु इस समय सर्वाधिक हानिकारक कीट के रूप में आम का कड़ी कीट या गुझिया कीट का प्रकोप बहुतायत देखा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसे लस्सी या भुनगा या गुझिया कीट इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके बच्चे तथा मादा वयस्क प्ररोहों, पत्तियों तथा फूलों का रस चूसते हैं। जब यह अधिक संख्या में होते हैं तो इनके द्वारा रस चूसे जाने के फलस्वरूप पेड़ों के प्ररोह, पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं तथा फल नहीं लगते हैं। यह कीट भी मधु द्रव्य उत्पन्न करता है, जिसके ऊपर सूटी मोल्ड का वर्धन होता है। यह कीड़ा दिसंबर से मई तक पाया जाता है। इनकी मादा अप्रैल मई में अंडे देने के लिए जमीन पर नीचे उतरकर मिट्टी में घुस जाती है, जहां यह लगभग 300 से 400 अंडे देती है, जो दिसंबर माह तक सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अंडों से बच्चे निकलकर 2-3 दिनों बाद पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और कुछ दिनों बाद ये बड़े होकर अपने ऊपरी सतह को सफेद पाउडर से ढक लेते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके नियंत्रण पर। गुझिया की रोकथाम के लिए उचित होगा कि जमीन के अंदर के अंडों को नष्ट कर दिया जाए या अंडों से शिशु कीट निकलते ही उन्हें पेड़ों पर चढ़ने से रोका जाए। इसके लिए दिसंबर माह में 25 सेंटीमीटर चौड़ी 400 गेज पॉलीथीन की पट्टी को तने के चारों ओर लपेटकर ऊपर व नीचे सुतली से बांध दिया जाता है। इस पट्टी के निचले भाग में ग्रीस लगा दी जाती है, जिससे कीड़े पॉलीथीन पट्टी और तने के बीच की दरार से ना निकल सकें। इसके अलावा अंडे से निकले बच्चों को जमीन पर मारने के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 1.5% का चूर्ण
250 ग्राम प्रति पेड़ का प्रयोग करना चाहिए। यदि कीड़े पेड़ पर चढ़ गए हैं तो मोनोक्रोटोफास 0.04% या डाइमिथोएट 0.06% का छिड़काव करना चाहिए। इस छिड़काव के 15 दिनों बाद पुनः एक छिड़काव कर देना चाहिए। गुजिया कीट के नियंत्रण में परिभक्षी कीट रोडोलिया फुमिडा, मिनोकाइलस सेक्टिमैकुलेटस एवं सुमनियस रेनाडाई आदि उपयोगी पाए गए हैं। यह देखा गया है कि इस कीट पर विवेरिया वैसियाना फफूंद का प्रकोप देखा गया है। इससे ग्रसित गुजिया कीट मरने पर सफेद रंग के दिखते हैं। अतः जैविक नियंत्रण के लिए विवेरिया वैसियाना फफूंद का भी प्रयोग किया जा सकता है। गुजिया एक ऐसा कीट है जिसके नियंत्रण हेतु बहुत कम रासायनिक दवा के प्रयोग की आवश्यकता होगी। अगर इस कीट का एकीकृत प्रबंधन ठीक ढंग से किया जाए तो इसके रोकथाम में काफी लाभकारी साबित होता है। अक्टूबर माह में पूरे बाग की सिंचाई कर नवंबर माह में बागों की गहरी जुताई करना चाहिए। इससे अंडे ऊपर आकर धूप की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं या परजीवी एवं शिकारी कीटों द्वारा मारे जाते हैं। किसान भाइयों, उपर्युक्त बताए गए प्रबंधनों को अपनाने के बाद आप अपने आम के बाग को कड़ी कीट या गुजिया के प्रकोप से मुक्त रखते हुए अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में जिन कृषकों ने पछेती फूल गोभी की नर्सरी डाली होगी वह रोपाई के लिए तैयार होगी। अतः इसके रोपाई के समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए देखिए ये अंश। सब्जियों में फूल गोभी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने पिछेती फूल गोभी की खेती हेतु पौधशाला में बीज बुवाई के कार्य किए होंगे, उनकी नर्सरी पौध इस समय रोपण योग्य तैयार हो चुकी है। पिछेती फूल गोभी से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए रोपण के समय कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखकर रोपण करना होगा, क्योंकि बहुत से किसान भाई बिना सही भूमि का चयन एवं तैयारी किए जैसे तैसे रोपण का कार्य कर देते हैं, जिसका परिणाम खेतों में अधिकांशतः पौधों का सूख जाना तथा जो पौधे भी लग जाते हैं उनका कम वृद्धि विकास तथा खरपतवारों की अधिकता के कारण कीट एवं रोगों के प्रकोप के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, पिछेती फूल गोभी का रोपण कैसे करें जिसके लिए अधिक पैदावार मिल सके। इस हेतु जानकारी के लिए पहले मिलते हैं ग्राम पिथोरिया, जिला रांची के प्रगतिशील कृषक परवेज अंसारी से और जानते हैं उनके अनुभव को। हम 50 डिसमिल में फूल गोभी का खेती लगा रहे हैं और ट्रैक्टर से करीब 4 या 3 मरतबा जोताई किए हैं। उसके बाद पाटा लगाए हैं। 2 ट्रैक्टर गोबर खाद जो बोलते हैं हम लोग उसको डाले हैं और DAP 20 kg है बाल्टिंग वाला और श्वेता फूल गोभी है, वो हाइब्रिड क्वालिटी का है। और 20 अक्टूबर को हम गोटा गिराए थे। नर्सरी के लिए 15 पैकेट है, उसमें 10 ग्राम का पैकेट आता है, करीब वही 150 ग्राम है। बीज डाले थे और उसी को आज हम रोपाई कर रहे हैं। 15,000 पौधा तैयार हुआ है, इसमें 50 डिसमिल में लगा रहे हैं। और इसके लिए हम जोताई किए हैं ट्रैक्टर से, 2 ट्रैक्टर गोबर खाद डाले हैं, बैल से पटा लगा के उसके बाद सम किए हैं और दर बनाए हैं। साइज है 1 फीट गोभी का और दर जो बनाया है वो 5 फीट का है और चौड़ाई जो है 12 इंच का चौड़ाई है। और पौधा जो लगाए हैं, पौधा से पौधा 1 फीट का है, लाइन से लाइन 2 फीट का है, लाइन से लाइन 1.5 फीट का है और पौधा से पौधा है 1 फीट। इस तरह से हम फूल गोभी का खेती लगा रहे हैं और साथ ही साथ हम अपना रोपाई के साथ साथ भी अपना पटवन चला रहे हैं, क्योंकि पटवन नहीं चलाने से बीज खराब होने का डर रहता है और उसी में सुरका भी लगता है। किसान को वही वाला सबसे भारी नुकसान पड़ता है। और जो आज हम रोपाई कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम 5 दिन के अंदर फिर इसको पटाएंगे, उसमें हल्का हल्का यूरिया डालते जाएंगे, करीब वही 50 डिसमिल लग जाएगा, 1 बोरा यूरिया लगेगा। अभी किसान भाइयों, आपने एक कृषक के अनुभव को जाना। अब पिछेती फूल गोभी की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए मिलते हैं KVK समस्तीपुर के डॉक्टर सुधीर दास से। किसान भाई, इससे के लिए सबसे पहले अहम बात यह है कि किसान भाई उसका जो उन्नत प्रभेद, कौन सी प्रभेद है जो पिछात में भी
बिचड़ा गिरा के खेती करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, तो वो जानना बहुत जरूरी है और प्रभेद का चुनाव करना बहुत ही नितांत आवश्यकता है। जो स्नो किंग करके आता है, स्नो किंग 1 आता है, स्नो बॉल 16 आता है, ये सब जो है स्नो बॉल 16 के 1 करके भी आता है। इन प्रभेदों का चुनाव कर लें और इसका उत्पादन जो किसान भाई आप देखे होंगे 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर फूलगोभी का उत्पादन होता है। 3 प्रभेदों को चुनाव कर लें। पिछात गोभी खेती करने जा रहे हैं उसको ध्यान रख के करें और खेती जब करते हैं तो 150 से 200 कुंटल कंपोस्ट का आप अवश्य व्यवहार करें। नेत्रजन 120 केजी प्रति हेक्टेयर, 80 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की व्यवहार करें। इसमें से किसान भाई जो आप खेत की जुताई करते हैं तो प्रथम जुताई आप जब करते हैं तो उसी समय बोरन जो बोरेक्स करके मार्केट आता है तो उसको 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें डाल दें और उसी समय आप मोलिडेनम भी 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में डालें। और जैसे ही आप अंतिम जुताई करते हैं किसान भाई, नेत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के पहले खेत में बराबर मात्रा में छिड़काव कर दें और उसके बाद पाटा दे दें। पाटा देने के बाद किसान भाई आप इरिगेशन का जो फैसिलिटी है, सिंचाई का जो सुविधा है आपके पास, तो उसको आप ध्यान में रखें कि किस तरफ से है, किधर ऊंची है किधर नीची है, उस तरह से चैनल बना लें और चैनल बनाने के बाद प्लॉटिंग कर लें ताकि सिंचाई करने में सुविधा हो। और उसके बाद किसान भाई जो आपका बिचड़ा तैयार हो गया है, सीडलिंग तैयार हो गया है, तो उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए किसान भाई कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी को आप अवश्य मेंटेन करें। कतार से कतार 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 45 सेंटीमीटर पिछात फूलगोभी की खेती में अनुशंसित है। इस तरह से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रख के और पूरे खेत में अगर सुविधा हो तो संध्या बेला में आप उसका ट्रांसप्लांटिंग कर दें, रोपनी कर दें। और हल्की सिंचाई किसान भाई 5-6 दिन तक हल्की सिंचाई आप पौधे में अवश्य करें। तो इस तरह से किसान भाई पौधे का रोपनी कर देंगे और उसका देख रेख अवश्य किसान भाई करें। कब निकौनी की जरूरत है तो 3-4 निकाई गुराई अवश्य है। एक तो जब रोपनी आप कर देते हैं तो 25 से 30 दिन के बाद पहली निकाई गुराई आप कर दें और निकाई गुराई के करने के बाद जो नेत्रजन बचा हुआ है उसकी आधी मात्रा आप उस प्लॉट में आप छिड़क दें, उसके बाद सिंचाई कर दें। इस तरह से फिर किसान भाई आप 45 से 50 दिन में दूसरी टॉप ड्रेसिंग करेंगे और सिंचाई भी करेंगे। तो इस तरह से आप किसान भाई फूलगोभी की खेती करके आप अधिक से अधिक आमदनी ले सकते हैं। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर,
क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। मधुमक्खी पालन व्यवसाय न केवल शहद उत्पादन देता है बल्कि मौन परागण के द्वारा फसलों की उपज बढ़ती है। परंतु मौन पालन में अभी परेशानियों का दौर जारी है, जिसमें हानिकारक कीटों द्वारा काफी क्षति पहुंचाई जाती है। इसलिए इन कीटों के नियंत्रण हेतु देखिए ये रिपोर्ट। कृषि एवं कृषि व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार से शत्रु कीट हानि पहुंचाते ही है। बस जरूरत होती है कि शत्रु कीटों से इनका कैसे बचाव किया जाए। मधुमक्खी पालन में लगने वाले हानिकारक शत्रु कीट बरुआ माइट तथा बर्रे के कारण मधु बक्सों को क्षति एवं मधुमक्खियों के मरने के कारण मधु व्यवसाय को काफी हानि होती है। परंतु मधुपालक भाइयों को इसमें लगने वाले कीटों की पहचान, नियंत्रण की जानकारी का अभाव देखा जाता है। इसलिए हर मधुपालक को इनमें लगने वाले कीटों के नियंत्रण की जानकारी नहीं होती। इसलिए हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया। किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मधुमक्खियों में जो बीमारियां होती हैं और जो उनके शत्रु होते हैं उनका सही निदान सही समय पर आवश्यक होता है। इसमें जो हमारे किसान भाई हैं, बहुत सारे किसान भाई मधुमक्खी पालन करते हैं और बड़े स्तर पे करते हैं, लेकिन उनको शायद इतनी जानकारी नहीं होती है कि इसमें कौन सी बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या उचित उपचार है। जो बीमारी लगती है वो बरुआ माइट है। दो तरह की बरुआ माइट लग रही है। एक बरुआ जैकोब्सोनी, एक बीमारी जो दूसरी माइट है उसको बोलते हैं एकैराइपिस उडी, एकैराइपिस बीमारी या एकैराइन डिजीज बोलते हैं इसको। ये बीमारी अगर लगती है तो मधुमक्खियाँ आसपास बक्से के आसपास बहुत सारी रेंगती हुई और पंख उखड़े किए हुए रेंगती हुई मिल सकती हैं। अगर ऐसी मधुमक्खियाँ बहुत सारी बक्से के आसपास मिल रही हैं, इसका मतलब इसमें एकैराइन बीमारी लगी हुई है। एकैराइन बीमारी के नियंत्रण के लिए आप इसमें थाइमोल का प्रयोग कर सकते हैं। थाइमोल चूर्ण आता है या दानेदार, इसकी 1 से 2 आप बक्से के अंदर बॉटम पे डाल दें और उससे जो है जो इससे गैस बनती है, ये गैस जो है पूरी तरह से इस बीमारी का कंट्रोल कर लेती है। दूसरा एक फार्मिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मिक एसिड की जो मात्रा होती है 5 से 6 मिलीलीटर मात्रा प्रति बक्से के हिसाब से शाम के समय प्रयोग करें, तो इससे जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं उनके अंदर जो एकैराइन बीमारी है, उनके सांस नली में जो ये माइट घुस जाती है, उसका नियंत्रण हो जाता है और फिर आने वाले जो बच्चे हैं हमारे वो स्वस्थ बने रहते हैं। तीसरी एक समस्या है जो शत्रुओं की समस्या की बात करें तो शत्रुओं में जो मुख्य शत्रु इसका ततैया की बात होती है। इस शरद ऋतु में ततैया का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन इसका प्रकोप जो गर्मी और बरसात के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को जो हमारे बीकीपर हैं उनको एपियरी जो मौन वाटिका है आपका, जहाँ बक्से रखे हुए हैं उसमें 2-3 बार दिन भर में चक्कर लगाएं और एक लकड़ी का पतला सा तख्ता लेकर के और उससे इनको मारते रहें। ये मैनुअल, ये बहुत प्रभावी नियंत्रण है, लेकिन इसमें 2-3 बार पूरे दिन में आपको घूमना पड़ता है। इसके अलावा एक ततैया प्रपंच आता है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ततैया प्रपंच अगर हम मौन गृह के आसपास लगा दें तो इसमें गुड़ डाल दिया जाता है और गुड़ की जो महक होती है, जो गीला गुड़, पुराना गुड़ हो, तो उसके वजह से इसमें ततैया आता है, उसको खाता है और उसमें फंस जाता है और फिर उन ततैयों को हम मार सकते हैं। इसके अलावा जो जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में एक चिड़िया आती है, ग्रीन बीटर बोलते हैं, एक किंग क्रो आती है, काले रंग की चिड़िया होती है। तो वो काले रंग की और हरे रंग की 2 चिड़िया होती हैं जो मधुमक्खियों का बहुत नुकसान करती हैं। और ये जो चमकीली धूप हो उसमें बिल्कुल इसका प्रकोप नहीं होता है, लेकिन अगर क्लाउडी हो गया, फॉगी हो गया, मौसम कोहरा हो गया, धूप नहीं निकल पा रही है, ऐसे में मधुमक्खियाँ सक्रिय नहीं हो पाती हैं, असक्रिय हो जाती हैं और चिड़ियों का इनका प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर चिड़ियों का प्रकोप होता है तो आप इन चिड़ियों को भगाने के लिए छोटे छोटे पटाखे जो दिवाली में छोड़ते हैं उस तरह के पटाखे ले लें
और कभी कभी 1-2 घंटे के अंतराल पे पटाखे छोड़ते रहें, चिड़ियों को भगाते रहें, या एक चमकीली पट्टी अगर एपियरी में 2-4 जगह लगा दें तो उससे चमकता रहता है, तो उससे भागती रहती है चिड़िया। और बाकी जो एयर गन होती है उससे भी हम उनको भगा सकते हैं। इन चिड़ियों को भगाने के लिए मैनुअली हम उनको एपियरी में 1-2 बार चक्कर लगाएं और इनको देखते रहें, तो इनका हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम पिपरा पकड़ी, जिला चंपारण के कृषक बाल किशुन, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो बाल किशुन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंक। रबी में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में चना, मसूर और मटर का विशिष्ट महत्व है। दलहनी फसलों में रोगों का प्रकोप अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक होता है, जैसे कि चना का उकठा। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद के कारण होता है। इस रोग के कारण पौधे पीले पड़ जाते हैं और पौधे अचानक या धीरे धीरे सूखते हैं। इनके प्रबंधन के लिए रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। रोग रोधी किस्मों का चयन कर बुआई करें। गर्मियों में गहरी जुताई करना काफी लाभप्रद पाया गया है। बीजोपचार हेतु बुआई के पूर्व ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बीज बोएं। चने की फसल का अगला रोग है झुलसा। यह फफूंद जनित रोग है। इस रोग का आक्रमण पत्तियों, तनों, शाखाओं एवं दाने पर भी होता है। पहले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, उग्रावस्था में काले रंग के हो जाते हैं। पत्तियां झड़ने लगती हैं एवं टहनियां सूखने लगती हैं। रोग का मुख्य लक्षण यही है। पौधे की सभी पत्तियां झड़ जाती हैं और अंततोगत्वा पौधे सूख जाते हैं और दाने भी काले हो जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए स्वस्थ बीज बोएं। रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। बुआई के पूर्व कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और थिरम 2 ग्राम दोनों को मिलाकर 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लें। खड़ी फसल में मैंकोजेब M45 2 किलो 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। ऐसा करने से इस रोग का प्रसार रुक जाएगा। मसूर की यदि बात करें तो इसमें उकठा रोग लगता है। यह रोग मिट्टी जनित फफूंद के कारण होता है। आक्रांत पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है। उसके बाद पौधे के 1 या 2 टहनियां सूखी दिखलाई पड़ती है या कभी कभी समूचे पौधे सूख जाते हैं। पौधे के जड़ का ऊपरी भाग काला होकर सड़ जाता है। इसके प्रबंधन के लिए रोग रोधी किस्मों का ही बुआई करें। गर्मी में गहरी जुताई करने से इस रोग के रोगाणु सूर्य की प्रचंड किरण से मर जाती है। इसके अतिरिक्त बुआई के पूर्व बीजों को ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम या थिरम 2 ग्राम कुल 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर ले एवं फसल चक्र अपनावे। मसूर की फसल का अगला रोग है रथवा या रस्ट। इस रोग का पत्तियों पर आक्रमण होता है। पत्तियों पर पीले रंग के फफोले पड़ जाते हैं, जिससे पत्तियां मर जाती हैं और बाद में पत्तियां झड़ने लगती हैं। यह बीज जनित रोग है। इसके प्रबंधन के लिए रोग रोधी किस्मों का ही बुआई करें। बीजों को बुआई से पूर्व बीजोपचार कर लें। खड़ी फसल में मैंकोजेब M45 2 किलो 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। मटर का चुन्नी आसिता रोग, जिसे बुकनी रोग के नाम से भी जानते हैं, यह रोग मटर उगाए जाने वाले सभी जगहों में होता है। इस रोग का प्रकोप फरवरी-मार्च में अधिक होता है, जहां फलियों को लगने का समय होता है। इस रोग का लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर होता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाउडर के तरह सफेद धब्बे बनते हैं। फिर पत्तियों की निचली सतह पर भी धब्बे बनते हैं। उग्रावस्था में तंतुओं, तने, फलियों आदि पर उजला चूर्ण आसानी से देखा जा सकता है। इसके प्रबंधन के लिए बीजोपचार कर बुआई करें। रोग रोधी किस्मों का ही चयन करें। खड़ी फसल में रोग लग जाने पर कैराथेन 1.5 लीटर या सल्फेक्स 3 किलो 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 बार फूल लगने के पहले और बाद में छिड़काव करें। अगेती बुआई करने से भी लाभ होता है, जैसे कि
कम समय में पकने वाली किस्में रोग से बच जाती है। 3-4 साल का फसल चक्र अपनाएं, यानी कि मटर फसल न लेकर गन्ना, सरसों, अलसी, गेहूं या चना की खेती कर सकते हैं, जिन पर इस रोग का आक्रमण नहीं होता है। मटर की फसल का अगला रोग है मृदुरोमिल आसिता रोग। इसे अंग्रेजी में डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। इस रोग का लक्षण प्राय पत्तियों पर प्रकट होता है, तदुपरांत पौधों के अन्य भागों पर फैलता है। पत्तियों के ऊपरी सतह पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर धब्बे रुई जैसी आकृति में कुछ उभरे हुए सफेद या मटमैले रंग की फफूंद की वृद्धि होती है। अधिक ठंड में रोग का फैलाव अधिक होता है। प्रबंधन हेतु ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें। 3 साल का फसल चक्र अपनाएं। रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैंकोजेब 2 किलो 700 ग्राम पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप रबी दलहनी फसलों में लगने वाली हानिकारक बीमारियों का प्रबंधन बताई गई तकनीकियों के आधार पर अपनाते हैं तो यह निश्चित है कि आपकी फसल किसी भी बीमारी से मुक्त रहते हुए आशातीत उत्पादन देगी। आइए एक नजर डालते हैं राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।